हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। कैसे आप लोग? सब कुशल मंगल? बढ़िया सब कुछ। चलो भाई। तो आई होप आप सब बढ़िया और जे एडवांस की तैयारी आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। आई थॉट कि चलो वो बच्चे जिन्होंने जेई मेंस वन बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, उनका अच्छा परसेंटाइल आ रहा है, ये उन्हीं के लिए है सिर्फ, है ना। क्योंकि ये एक प्योरली एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। ये 2020 का आया हुआ आईएनपीएचओ का एक बहुत ही तगड़ा सवाल है रोटेशन का। और तगड़ा क्या है वो तो आप डिसाइड खुद करोगे, है ना। कितना डिफिकल्ट है कितना इजी है वो तो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि ये चीज़ है कितना डिफिकल्ट इजी ये एक रिलेटिव टर्म्स होते हैं जो हम सब देते हैं अपने अपने हिसाब से। तो इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें एक कॉन्सेप्ट नहीं है, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कई सारी बातें हैं जो आप सीखोगे। आपको वाकई में टॉर्क लगाना इसमें सीखना होगा कि कैसे टॉर्क लगाते हैं, टॉर्क की इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, प्लस हाउ टू राइट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये भी आप सीखोगे। प्लस कई सारी और बातें सीखोगे। कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं इस प्रॉब्लम का। बहुत ही भीषण प्रॉब्लम है ये। जब ये आया था प्रॉब्लम तब इसने भौकाल मचाया हुआ था। अभी भी इस प्रॉब्लम की जो अहमियत है वो कम नहीं हुई है। अभी भी ऐसा नहीं कि कोई भी हल्के में इसको ले लेगा और एक झटके में सॉल्व कर देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रॉब्लम बहुत ही तगड़ा है। तो ऑब्वियसली इट माइट हैपन कि ऐसा क्वेश्चन एडवांस 2025 जो आप देने वाले हो उसमें पूछे जाने के चांसेस हैं। ऐसा हो सकता है कि एडवांस 2025 में हूबहू तो नहीं, बट हाँ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आपको दिखे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जिसके बारे में इतनी तारीफें चल रही हैं। आई होप ये क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा सबको। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं इसको। छोटा होगा ये, क्या लगता है? मुझे लगता नहीं कि छोटा होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, मैं एक बार हट जा रहा हूँ स्क्रीन के सामने से। पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। चलो, तो इस क्वेश्चन को आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा अच्छे से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है रोटेशनल मोशन का। देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, समझा दूंगा अच्छे से कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। अमूमन फिक्स एक्सिस रोटेशन जब आता है ना उसमें बहुत दिक्कत नहीं आती। प्रॉब्लम पता कहाँ आती है? जब एक्सिस फिक्स नहीं होता है वहां पर जो है वो बच्चों के तोते उड़ने शुरू हो जाते हैं कि अरे भाई इसका एक्सिस फिक्स नहीं है, तो अब रैंडमली कैसा भी मोशन हो सकता है इस रिजिड बॉडी का, कुछ भी हो सकता है। किधर वेलोसिटी ले, किधर एक्सेलरेशन ले, कितनी एक्सेलरेशन ले, ये कई सारी बातें जुड़ जाती हैं जब एक्सिस फिक्स नहीं होता है। उसमें एक्सिस फिक्स होता है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तब तो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और ये क्वेश्चन समझाने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जो मैं रेगुलरली क्लास में कराते रहता हूं उस क्वेश्चन को। और अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा इजी पड़ेगा जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, बट जो चीज़ें अप्लाई करनी है वो बिल्कुल यहीं से आप सीख के जाओगे, है ना। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं एक बार पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। द फॉलोइंग इज द टॉप व्यू ऑफ एन असेंबली केप्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। सही बात है, ये जो आप असेंबली देख रहे हो ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ा हुआ है। डायग्राम में आपको सब कुछ दिख रहा होगा कि एक रॉड लेंथ एल और ये एक रस्सी है, मासलेस रस्सी है। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है यानी कि रस्सी की जो लेंथ है बेटा वो कैपिटल डी के बराबर दिया हुआ इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। अब मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ डी, यहां पे जो बताया मैंने वही लिखा हुआ है कि मासलेस इनएक्सटेंसिबल रस्सी है। इनएक्सटेंसिबल वर्ड यहां पर मार्क करेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर। और लेंथ इसका कितना बेटा, डी है। लाइज विथ वन एंड फिक्स्ड, डायग्राम में प्रॉपर्ली दिख रहा है कि एक रस्सी का जो सिरा है वो बकायदा बंधा हुआ है एक फिक्स किसी रिजिड वॉल से। ठीक है, वाइल द अदर इज अटैच्ड
टू वन एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, एक एंड जो है वो रॉड से अटैच्ड है, ठीक बात है। द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, शुरुआत में सिस्टम जो है रॉड का वो बिल्कुल रेस्ट पर है। विद द रॉड अलाइन अलोंग द एक्स एक्सिस, जो रॉड है वो बेटा शुरुआती में एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइंड है। एंड द स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड टू इट्स नेचुरल लेंथ, यानी कि जो स्ट्रिंग है वो नेचुरल लेंथ पर स्ट्रेच्ड है, यानी कि अभी कोई टाइटनेस स्प्रिंग में उतना नहीं है, यानी कि अभी कोई इंपल्सिव टेंशन नहीं है, अभी कोई टेंशन नहीं है, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। अब बुलेट ऑफ द सेम मास m एज द रॉड एंड नेग्लिजिबल डायमेंशन, एक बुलेट यहां से निकली है मास m और इसका डायमेंशन नेग्लिजिबल यानी कि पॉइंट साइज जैसा है, ये वी नॉट से ये वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, वाई डायरेक्शन में। ध्यान रहे बेटा ये एक्स वाई प्लेन जो है वो जो ये टेबल के प्लेन में ही है, यानी कि वर्टिकली आप चले जाओ, है ना, जो ऐसा आपका हॉरिजॉन्टल टेबल है, तो ये रहा एक्स एक्सिस और पीछे की तरफ वाई एक्सिस होगा, पीछे की तरफ ये आपका टेबल है, ये हाथ मेरा एक्स एक्सिस है और पीछे की तरफ वाई एक्सिस है, और इसी एक्स वाई प्लेन में सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बुलेट ने हिट कर दिया और क्या हुआ, और क्या हुआ, फायर्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, द बुलेट हिट्स द रॉड एट इट्स राइट एंड विद वेलोसिटी v नॉट एंड गेट्स लॉज्ड इन इट, बुलेट यहां से v नॉट से स्ट्राइक करी राइट एंड पे और वहां पर फंस गई, बुलेट फंस गई। आगे बढ़ते, द इंपैक्ट बिंग नियरली इंस्टेंटेनियस, व्हाट इज द टेंशन, ठीक है। तो ये सारी कहानी है जो आप सुन चुके हो। अब आपको निकालना क्या है, मेन डिस्कशन करनी है मुझे टेंशन के बारे में, टेंशन के बारे में डील करनी है कि टेंशन इंपैक्ट के जस्ट बाद टेंशन कितना आएगा। तो कुछ चीजें हैं जो हमें पहले ही समझ लेना बेहतर होगा। क्या टेंशन कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, अच्छा याद आ रहा है मुझे सर, टेंशन अगर इंपैक्ट के बाद मुझे निकालना होगा तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें जो टेंशन आएगा वो इस सिस्टम पर एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा, तो ये एक्सेलरेट कराएगा, हाँ कराएगा, तो यानी कि मुझे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन के बारे में देखना पड़ेगा एक बार। और ये भी जानता हूं कि जब हिट करेगा बुलेट तो जो रॉड है ये रोटेट करेगा रॉड, तो कहीं ना कहीं मुझे इसके रोटेशनल मोशन को भी देखना पड़ेगा। तो वन बाय वन सारी बातें करेंगे, लेकिन जो चीजें पहले इजीली निकल सकती हैं उनको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप ये देखो कि किस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। आइए जरा बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को यहां से हटाते हैं, चलो भाई। हाँ, तो मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको बेहतर समझा सकूं। ये रॉड रहा और भैया ये रहा वो रस्सी जिसकी बात चल रही थी इतने देर से, और ये वर्टिकल के साथ नॉट वर्टिकल, आप ये नेगेटिव वाई कह रहे हो, इसको आप नेगेटिव वाई कह रहे हो, इसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है शुरुआती दौर में, जस्ट बिफोर इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर इंपैक्ट ये एंगल में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। जस्ट बिफोर इंपैक्ट, जस्ट आफ्टर इंपैक्ट ये एंगल तकरीबन हम सेम मानेंगे, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये वाला पॉइंट जो बंधा हुआ है, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज अ पॉइंट P। एक बार जरा इसके बारे में बात करते हैं बेटा, इस पॉइंट P का मोशन कैसा होगा, इस पॉइंट P का मोशन कैसा होगा, सुनना ध्यान से देखो। क्योंकि ये जो रस्सी है वो इनएक्सटेंसिबल है, तो कंस्ट्रेन रिलेशन हम जानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी 0। तो भैया इस लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बताओ, कंफर्म करो एक बार मुझे। तो होनी चाहिए सर, ये तो सत्य वचन है, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ बात तो सही है। तो आप खुद सोचो, इस ये वाला पॉइंट तो रिजिडली बंधा हुआ है ना, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है बेटा, 0। इट मींस कि इस पॉइंट P की भी वेलोसिटी इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग क्या होनी चाहिए, 0। तो यानी कि इस पॉइंट P का जो वेलोसिटी होगा इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ये 0 होगा बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेन रिलेशन। तो कौन सा डायरेक्शन बचा, यानी कि हर हालत में पॉइंट P इस लाइन के अलोंग तो नहीं मूव कर सकता, तो फिर किधर मूव करेगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर मूव करेगा।
तो मैंने इस लाइन के परपेंडिकुलरली मान लिया, ऐसे यू से मूव करेगा। अब ये समझ आ रहा है अच्छे से कि कैसे आइडिया लगा कि पॉइंट पी इधर ही क्यों आएगा। मतलब मैं यू इधर ही मान सकता हूं, उल्टा ही मान सकता हूं, बट इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये ध्यान रखना है खाली। ये नहीं कि सर आपको कैसे ख्वाब आया कि ये यू इधर ही होगा, इधर भी हो सकता है, अरे ले लेना क्या दिक्कत है, प्लस माइनस का हेरफेर होगा और क्या। बट द थिंग इज कि जो यू है वो इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कोई वेलोसिटी पॉइंट पी का नहीं आ सकता। द रीजन इज रस्सी इज इनएक्सटेंसिबल। तो कंस्ट्रेंट लगाओगे तो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द रस्सी शुड बी जीरो। खत्म कहानी यहीं पे। चलो अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। जरा इसको, ये डॉटेड लाइन थोड़ा अच्छे से मैं इसको इसके ऊपर कर देता हूं। आजा भाई, हाँ कंफर्म है ये। तो अब दूसरी बुलेट के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट बुलेट। बुलेट भैया यहां से आ रहे हैं ऐसे, वी नॉट से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। इनका मास m है। तो अब बताओ जब ये बुलेट हिट करेगा मेरे बच्चों, तो सिस्टम, तो टेंशन फोर्स जो आएगा, टेंशन, पूरा सरफेस तो हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है, तो फ्रिक्शन आने के चांसेस नहीं है। जो 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 ऐसा सरफेस है और रॉड ऐसा है, तो रॉड ऐसे घुमा अगर मान लो, तो नीचे इसका mg और ग्राउंड के थ्रू नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा। वो तो फ्रिक्शन है नहीं, तो ले देकर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स क्या बनेगा, तो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स के नाम पर टेंशन बनेगा। तो आप बताओ कि हम किस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स सिस्टम पर जीरो, जिस भी डायरेक्शन में सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होता है, उस डायरेक्शन में मैं लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकता हूं। तो भैया इस डायरेक्शन में तो टेंशन खुद ही लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, तो किधर करोगे, तो इस रस्सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो। तो आई विल राइट पॉइंट नंबर 1, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट an axis which is perpendicular to रस्सी। रस्सी के परपेंडिकुलर वाली कोई एक्सिस चूज करूंगा और उसी के अलोंग मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सब ऐसा ही करते हैं, जिधर नेट फोर्स जीरो उधर ही लगाएंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो दिस इज द लाइन जो रस्सी के परपेंडिकुलर आ रही है। तो जरा सोचिए और मुझे बताइए बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा बनने के चांसेस है, बताओ है कि नहीं। हाँ बिल्कुल है, तो ये भी थीटा बन जाएगा। चेक करना ज्योमेट्री से, आप चाहो तो ज्योमेट्री से चेक कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दो तो एक त्रिभुज बन जाएगा, और थीटा 90, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बन जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो तो थीटा बन गया। तो नाउ आई कैन अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ज्वाइनिंग। इसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के अलोंग आई कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो शुरुआत में रॉड वाज स्टिल, रॉड तो बिल्कुल शांत था, शुरुआत में सिर्फ बुलेट के पास वेलोसिटी थी। तो आई कैन राइट लाइक दिस, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। बच्चों इनिशियल मोमेंटम रॉड का तो जीरो है, पार्टिकल का m वी नॉट, बट वी नॉट का कौन सा कंपोनेंट आएगा इसके अलोंग, लेट मी चेक। मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा एक इसी लाइन के पैरेलल, तो आप ऐसा कर लो ना, कॉपी कर लेता हूं इसको, इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक बात। और फिर इस लाइन के पैरेलल, आजा भाई आजा आजा, अरे हाँ, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा बेटा, है ना, सेम है, बिकॉज ये लाइन इसके पैरेलल है। ले यहां लाइन गायब हो गई यार, क्या मजाक चल रहा है ये, मैंने तो कॉपी किया था इसको। आजा भाई, आजा, हाँ ठीक है। चलो तो हाँ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल भी सेम होना चाहिए, थीटा हो जाएगा। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों ये थीटा, तो ये थीटा, तो आप बताओ v का कौन सा, v नॉट का कौन सा कंपोनेंट रस्सी के परपेंडिकुलर आएगा? तो इट इज v नॉट cos 90 माइनस थीटा विच इज sin थीटा। चेक करो बताओ। तो आई वुड राइट m v नॉट sin थीटा, m v नॉट sin थीटा। एक चीज सवाल के अंदर और दिया होगा, जो मैं ढूंढ रहा हूं, मिल जाए। हाँ, cos थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों 1/3 है। तो अगर cos थीटा की वैल्यू अपने को पता है तो मैं sin और cos दे रखा है तो tan वगैरह जो भी रिक्वायर्ड होगा वो सब निकाल सकता हूं मैं। ये 1/3 है तो ये 2√2 हो जाएगा। तो यहां से मैं जो भी एंगल की जरूरत पड़ेगी वो निकाल लूंगा। हालांकि साइन से मुझे याद आया कि एंगल दिया होना चाहिए और दिया भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज योर इनिशियल मोमेंटम बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो फाइनली दोनों भाई चिपक गए ना, और फाइनली अगर दोनों भाई चिपक गए तो टोटल मास कितना हो गया? 2m हो गया ना। और आई कैन अस्यूम ये 2m मास को कहां रखना चाहिए मेरे को? इसके कंबाइन, इस सिस्टम के कंबाइंड सेंटर ऑफ मास पे। तो एक बार लोकेट करके देखें क्या? और एक बार लोकेट करते हैं कि कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां आएगा प्यारे बच्चों। देखो, इस रॉड का, खाली इस रॉड का सेंटर ऑफ मास तो यहां पे आएगा और ये बुलेट आके यहां पे चिपक जाएगा। एंड दिस डिस्टेंस इज l/2 प्यारे बच्चों, l/2। तो अब बताओ, अब कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? l/4 पे, यहां से l/4 पे आ जाएगा। तो यहां पे आई कैन एज्यूम कि 2m मास रखा गया, दिस इज द कंबाइंड सेंटर ऑफ मास एंड इट इज l/4 और ये l/2 है। तो होप सो ये डिस्टेंस 3l/4 आपको समझ आ रहा होगा। पॉइंट P से कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां, कितना दूर पे आएगा? 3l/4 पर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन है। तो ओके, सो व्हाट नेक्स्ट आई वांट टू से इज आफ्टर इंपैक्ट चिपक गया बुलेट रॉड के अंदर। तो आप अगर चेक करोगे, अगर आप इमेजिन करना मैं क्या कह रहा हूं और जो कह रहा हूं आपको चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, मुझे इसके लिए अलग सा एक डायग्राम बनाना चाहिए। और अलग से डायग्राम क्या बनाऊंगा मैं? यही डायग्राम यूज कर लूंगा। अरे यार, क्या हो रहा है जीवन में? चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे मिटा देता हूं। मैं अलग से डायग्राम में आपको समझाना चाह रहा हूं सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा ग्राउंड फ्रेम में। तो उसके लिए कुछ चीजें मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहता हूं। चलिए देखिए, दिस वाज आवर पॉइंट P। अगर आपको याद हो तो पॉइंट P की वेलोसिटी मैंने क्या लिया था? लेट मी चेक, u लिया था। तो ये u है और दिस इज द कंबाइंड सेंटर ऑफ मास प्यारे बच्चों। कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहां पर मैं 2m मास धर सकता हूं और ये डिस्टेंस यहां से l/4 है। सो होप सो P से कितना होगा वो आप निकाल सकते हो, 3l/4। अब आप सोचो, अगर आप पॉइंट P पर किसी ऑब्जर्वर को बैठा दो अगर आप पॉइंट P पर ऑब्जर्वर को बैठा दो और पूछो कि लुक टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास, तो आपने पढ़ा होगा ना, रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है ये, कि अगर आप किसी पॉइंट पर बैठ के देखते हो, रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट पर बैठ के देखोगे तो बाकी सारे पॉइंट्स सर्कल में घूमते हुए दिखाई देंगे। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। अगर आप रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट पर बैठ जाओगे तो ऑल अदर पॉइंट विल बी ट्रीटेड टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट दैट गिवन पॉइंट। तो अगर आप पॉइंट P पर बैठ जाओगे तो सेंटर ऑफ मास जो है प्यारे बच्चों, वो सर्कल में चलता हुआ दिखाई देगा, सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा विथ सम एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो बच्चा अगर ये सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी ना, एक इधर की तरफ। दैट इज, मैं इसको क्या नाम दूं? मैं इसको बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। सी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास seen by point P या with respect to point P, it is nothing but omega into r ना, it is nothing but omega into r। आप समझिए इस चीज को, क्या कहना चाहता हूं मैं। यही तो तीखी तीखी बातें हैं जो आप समझ नहीं पाते हो, जिससे गलत कर देते हो क्वेश्चन को। r पता है कि 3l/4 है, r पता है 3l/4 है।
बताओ, सच बताओ बिल्कुल, कि अगर P पर बैठ जाओगे तो यू विल फाइंड कि ऐसा घूम रहा है सेंटर ऑफ मास, तो यू विल फील कि सेंटर ऑफ मास इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन एट दैट इंस्टेंट। और अगर ऐसा है तो सर्कुलर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे ऊपर दिखाई देगी, और उसको आप ओमेगा इंटू दिस रेडियस कह सकते हो, बिकॉज पॉइंट पी पर बैठे हो तो पॉइंट पी के अबाउट सर्कल में घूमता हुआ दिखाई देगा, है कि नहीं? सो दिस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सीन बाय ऑब्जर्वर विच इज सिचुएटेड एट पॉइंट पी। समझ आ रही बात? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। अगर आप इसको ओपन करते हो प्यारे बच्चों तो यह आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज ओमेगा टाइम्स आर। तो यहां से बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा प्यारे बच्चों? ये आएगा ओमेगा आर। इसको आप ऐसे लिख लो अगर लिखना चाहो तो। क्या है ये? तो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको समझना था कि एक्चुअली में अगर मैं पॉइंट पी पर बैठ जाऊंगा तो सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूमता हुआ दिखाई देगा उस इंस्टेंट पर, तो उसकी वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर होनी चाहिए। आर इज दिस डिस्टेंस, तो दिस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सीन बाय ऑब्जर्वर व्हिच इज एट पॉइंट पी। इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास ग्राउंड के फ्रेम में कितना दिखाई देगा? ओमेगा आर प्लस वी वीपीजी। वीपीजी क्या है? वेलोसिटी ऑफ पी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ पी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज यू इन दिस डायरेक्शन। तो मोटा मोटी पूरी बात क्या समझ आ रही है तुम्हें बताओ जरा? तो मोटा मोटी बात ये निकल के आ रही है कि सेंटर ऑफ मास को अगर ग्राउंड पर बैठ के देखते हो तो आपको लगेगा कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो इन दोनों का वेक्टर सम है, इन दोनों का वेक्टर सम है। सो लेट्स ड्रॉ द अनदर डायग्राम। अब मैं इस डायग्राम में दिखाने वाला हूं आपको कि हियर इज द ऑब्जर्वर विच इज एट पॉइंट पी। ओके, इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि सेंटर ऑफ मास सर्कल में जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर। आर कितना है बेटा? 3L/4। इट इज सेंटर ऑफ मास एंड ये तो वेलोसिटी किसके फ्रेम में है? ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की किसको दिखाई देगी? तुम्हें दिखाई देगी, मुझे दिखाई देगी, या इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगी जो पॉइंट पी पर बैठा है? द आंसर इज ये वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगी जो पॉइंट पी पर बैठा है। तो फिर ग्राउंड वाले को क्या दिखाई देगी सर? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो ग्राउंड वाले को जो दिखाई देगी वो ओमेगा आर में मुझे वेलोसिटी ऑफ पी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जोड़ना पड़ेगा, वेक्टोरियली जोड़ना पड़ेगा। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? इट इज यू एंड इट इज इन दिस डायरेक्शन। तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों? आप इसमें ये ऐड कर दो। तो अब इन दोनों का वेक्टर सम ही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के फ्रेम में होगा। कितनी अच्छी बात है, कितनी सारी बातें खुल के आ रही हैं सामने। लेट मी सी द एंगल। ये एंगल कितना हो गया प्यारे बच्चों? ये वाला थीटा था, तो ये वाला भी थीटा होना चाहिए। ये सेंटर ऑफ मास पर 2m रख सकता हूं क्या? कंबाइंड सेंटर ऑफ मास पे दोनों का मास धर सकता हूं क्या? बिल्कुल धर सकते हो सर। So just after impact, this is the scenario. Just after impact, this is the scenario. और बच्चों बताओ मुझे किस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना था? याद करो, मुझे रस्सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कहां? रस्सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना था। यू जो है वो तो इटसेल्फ रस्सी के परपेंडिकुलर था, पहले ही बात हो गई थी हम लोग के बीच। तो यानी कि सर हो ना हो कुछ ऐसा करना पड़ेगा अपने को। घूम जा भाई। हाँ, तो ये एंगल अपना थीटा बैठेगा। तो व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के फ्रेम में? व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रस्सी? सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड के फ्रेम में कितनी वेलोसिटी आएगी रस्सी के परपेंडिकुलर? तो सर एक तो यू है और एक ओमेगा 3L/4 का कंपोनेंट आ जाएगा। वी ऑल नो कितना आएगा। तो मैं नेक्स्ट पन्ने पे चलता हूं।
यहां पे। तो इनिशियल मोमेंटम इट इज दिस, फाइनल मोमेंटम वाज 2m बिकॉज दो मास ऐड हो गया ना अब तो, इनटू व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द रस्सी। तो वो है सर, देखो ना, ये इसका ये वाला कंपोनेंट माइनस कर देंगे यू तो नेट आ जाएगा। तो 3l/4 साइन थीटा हो जाएगा। आजा भाई, यार फिर इसको नीचे खींचूंगा ना तो ये नीचे आ जाएगा, ये यही तो दिक्कत आ रही है मुझे। चलो ठीक है, मैं नीचे, चलो मैं यहाँ इसको ना यहाँ लिख देता हूँ ताकि एक साथ लाइन रहेगा ना, ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा मुझे। 2m इंटू 3ωL/4 साइन थीटा माइनस u, दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट इक्वेशन। लेट मी क्लियर कि मैंने इस ओमेगा 3l/4 का ये वाला कंपोनेंट माइनस यू कर दिया तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी इस डायरेक्शन में। आई होप आपको समझ आया होगा फर्स्ट इक्वेशन, कोई डाउट नहीं है इसमें, बताओ भाई। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। मैं इसको घेरे में ले लेता हूं ताकि दिखाई दे कि ये मेरा एक इक्वेशन है। अब इसमें अननोन कितने आ गए चेक करते हैं, कितने अननोन आ गए। देखो थीटा वोटा पता है मुझे, थीटा वोटा सब पता है, भी नॉट पता है, सवाल के अंदर दिया हुआ था। ओमेगा इज अननोन, यू इज अननोन, तो दो वेरिएबल आगे, इक्वेशन एक ही है, तो यानी कि एक इक्वेशन और जरूरत पड़ेगी मुझे। और वो इक्वेशन कहां से आएगी बेटा, वो आएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, यस, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पास एक एंगुलर मोशन भी है इस सिस्टम के पास, सो आई कैन ऑल्सो कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, बट वी हैव टू सी कि किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करना है, बिकॉज ये भी एक क्रुशियल पॉइंट है कि किसके अबाउट यू वांट टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। सो फॉर दिस आई एम गोइंग टू ड्रॉ डिफरेंट डायग्राम। सो हाउ टू यूज हियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब मुझे ये सीखना है किस तरीके से मुझे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है यहां पर, जरा देखिएगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। तो एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, बाकी तो मैथमेटिक्स बचती है यार, वो तो खुद भी कर सकते हो तुम। क्या सही कह रहा हूं मैं बिल्कुल? तो सेंटर ऑफ मास पे बेटा, ये सेंटर ऑफ मास, यहां पे 2m मास बैठा सकता हूं मैं। मुझे ये जानना है कि एंगुलर मोमेंटम में किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर सकता हूं। क्या मैं पॉइंट P के अबाउट कंजर्व कर सकता हूं क्या? क्या मैं पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं क्या? मेनी ऑफ यू विल थिंक कि हां कर सकते हैं, और बहुत जगह लिखा भी है कि पॉइंट P के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, और वही करके आंसर आएगा। बट एक चीज है जो मेरे दिमाग में पता नहीं चल रही, बहुत देर से चल रही थी, तो आई थॉट कि आपसे शेयर करूं उस चीज को। अगर आप पॉइंट P के अबाउट नेट टॉर्क पाओगे अगर आप पॉइंट P के अबाउट नेट टॉर्क 0 पाओगे सॉरी, अगर आप पॉइंट P के अबाउट नेट टॉर्क 0 पाओगे सिस्टम पे, देन ओनली यू कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट P। ये तो सही बात है ना? ठीक है सर। देखो, एक तो रॉड था जो ऐसे सॉरी, एक तो बुलेट था जो ऐसे आ रहा था V0 से। जब ये बुलेट हिट करेगा तो रॉड इस पर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, और बुलेट ऐसे। एक्शन रिएक्शन, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक्शन रिएक्शन पेयर का जो नेट टॉर्क होता है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होता है। नॉट ओनली दिस, जितने भी कपल्ड फोर्स होते हैं ना, उन सारे कपल्ड फोर्स का जो नेट टॉर्क होता है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट यू विल चेक इट इज गोइंग टू बी 0 ऑलवेज एंड ऑलवेज, नॉट एक्सेप्शन। तो आप ये भी ध्यान रखना कि कपल्ड अगर फोर्स हो गए, कपल फोर्स है अगर मान लो, तो उसका भी नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट 0 आता है। और दूसरा, एक्शन रिएक्शन पेयर का भी जो नेट टॉर्क होता है किसी भी पॉइंट के अबाउट चेक करोगे इट इज गोइंग टू बी 0। तो सर ये यहां पर तो नॉर्मल और ये नॉर्मल, इसका तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट 0 आएगा। हाँ
सही बात है, तो नेट टॉर्क तो जीरो हो गया। अब यहां पर टेंशन टी है और टेंशन टी पॉइंट पी से पास कर रहा है, तो टेंशन टी भी पॉइंट पी के अबाउट जब टेंशन पास हो रहा है तो इस टेंशन का भी पॉइंट पी के अबाउट कोई टॉर्क नहीं मिलने वाला है। तो पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क तुम्हें जीरो दिखना शुरू हो गया होगा और तुम ये कहना चाह रहे होगे कि हाँ सर, पॉइंट पी के अबाउट कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो टॉर्क लगा पा रहा हो। इट मींस कि पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। एक चीज है जो हम भूल रहे हैं, जल्दीबाजी में हम लोग भूल जाते हैं। जो पॉइंट पी है बेटा, क्या ये इनर्शियल पॉइंट है? क्या पॉइंट पी एक नॉन एक्सेलरेटिंग पॉइंट है क्या? नहीं। अरे अगर पॉइंट पी नॉन एक्सेलरेटिंग पॉइंट नहीं है, यानी इट हैज सम एक्सेलरेशन, पॉइंट पी के पास कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा ना। पॉइंट पी छोड़ो, पॉइंट पी का कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा, या यूं कह लो इस सिस्टम का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। पॉइंट पी का भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, ये हम आगे बात करेंगे कि पॉइंट पी का कितना होगा एक्सेलरेशन, बट होगा। तो अगर आप पॉइंट पी पर किसी ऑब्जर्वर को बैठाओगे और उसी से कहोगे ना कि तुम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो बिफोर एंड आफ्टर, तो वो ऑब्जर्वर कहेगा कि सर देखो सब कुछ सही कह रहे थे आप, इन दोनों भाइयों का टॉर्क जीरो है मेरे अबाउट, सही कह रहे हो सर आप, इस टेंशन का भी टॉर्क मेरे अबाउट जीरो है सर, ये भी आप सही कह रहे हो, लेकिन चूंकि मैं जिस पॉइंट पर बैठा हूं ना सर, ये एक नॉन इनर्शियल पॉइंट है, तो सर एक सूडो फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा। और वो सूडो फोर्स कहां लगाओगे? चूंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सूडो फोर्स कांस्टेंट होगा, और सूडो फोर्स कांस्टेंट होगा तो आप कह सकते हो कि वो सेंटर ऑफ मास पे लग जाएगा। या यूं कह लो अगर सूडो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो हम कहते हैं कि जो आपका सूडो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पर दिखाना सही रहता है इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सूडो एक्सेलरेशन, या इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सूडो फोर्स। सूडो फोर्स अगर यूनिफॉर्म है तो आप उसको इफेक्टिवली कहां दिखा सकते हो? सेंटर ऑफ मास पे दिखा सकते हो। तो यानी कि मैं अपने मन से मान ले रहा हूं कि अरे कुछ ना कुछ तो होगा सेंटर ऑफ मास पर सूडो फोर्स। अगर ऑब्जर्वर पॉइंट पी पर बैठा है तो इसको कुछ ना कुछ तो सूडो फोर्स दिख रहा होगा। अब चाहे इधर दिख रहा हो, चाहे पता नहीं कहां दिख रहा हो, बट दिख रहा होगा। वो डिपेंड करता है कि पॉइंट पी का एक्सेलरेशन एक्चुअली किधर है। जिधर होगा उसके उल्टा दिखाएंगे सूडो फोर्स, और क्या, बट दिखाएंगे ना भाई। और दिखाएंगे तो उसका टॉर्क तो नहीं जीरो आएगा पॉइंट पी के अबाउट। बात तो सही है। तो मामला यहां फंस जाता है। जैसे ही तुम बोलते हो पॉइंट पी का टॉर्क जीरो है सारे फोर्सेस का, नहीं, सिर्फ रियल फोर्स का टॉर्क जीरो है, सूडो फोर्स का तो अभी अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट मैं एक और लेक्चर लेके आने वाला हूं कि हाउ टू अप्लाई टॉर्क बराबर आई अल्फा। हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क बराबर आई अल्फा नहीं लिख सकते, खैर वो तो तब की बात होगी, बट यहां पर भी आप देखो जो नेट टॉर्क जीरो कह रहे हो पॉइंट पी के अबाउट, वो सिर्फ रियल फोर्स का नेट टॉर्क जीरो है, सूडो फोर्स का नहीं है। इसलिए पॉइंट पी के अबाउट भी ये कह पाना कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, ये थोड़ा मतलब एक टेक्निकली गलत हो जाएगा, लेकिन आंसर तो वैसे ही आया है। फिर कैसे? हम पॉइंट पी पर एक इनर्शियल पॉइंट लेते हैं, मतलब पॉइंट पी के ऊपर एक इनर्शियल पॉइंट ले लो। अब देखो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल बात कह रहा हूं मैं ठीक है, ऐसे समझो पॉइंट पी के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे कोई पॉइंट ले लो, कोई ज्यादा डिफरेंस तो उनके हाइट में होगा नहीं। मतलब मैं ये कहूं कि मैं एक पी है ना, तो मैं यहां पर एक पी डैश, हरा कलर का पी डैश ले रहा हूं, तो पी डैश इज नॉट ऑन द रॉड, रिमेंबर पी इज ऑन द रॉड, पी इज द पॉइंट ऑन द रॉड, बट पी डैश इज नॉट पॉइंट ऑन द रॉड, लाइक दिस, कुछ ऐसा। जैसे ये मेरा फोन है बेटा, ये फोन ऐसा हो गया। अब इस फोन का कॉन्टैक्ट देखो, तो आप एक इसमें कॉन्टैक्ट एक तो यहां पर है, और एक मेरा मतलब ये वाला सरफेस और मेरे हाथ का सरफेस, ये दोनों कॉन्टैक्ट में है। तो अगर मैं एक ऐसा पॉइंट चूज करूं जो इसके ऊपर है, ये पी है, और एक ऐसा भी पॉइंट चूज कर सकता हूं जो मेरे हाथ के ऊपर है, पी डैश, और ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में है ऐसे,
समझ में क्या कह रहा हूं? जो दो कॉमन कॉन्टैक्ट है ना, इनमें एक पॉइंट तो इस सरफेस पर ले सकता हूं मैं P, और एक पॉइंट मैं अपने हाथ पे ले सकता हूं P डैश, और ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में। तो ऐसा मैंने चूज किया है P एंड P डैश। P इज द पॉइंट ऑन द रॉड, इट इज नॉट इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, P इज नॉन इनर्शियल, बट P डैश इज द पॉइंट जस्ट नीचे, रॉड के जस्ट P पॉइंट के जस्ट नीचे ग्राउंड पर कहीं होगा पॉइंट P, सॉरी पॉइंट P डैश जो है वो ग्राउंड पर होगा कहीं, मतलब ऐसे है ना। तो रॉड के ऊपर पॉइंट P है, बट इसके जस्ट नीचे ग्राउंड है, वो पॉइंट P डैश है। तो वो P डैश के अबाउट आप टॉर्क जीरो कहोगे, क्योंकि P डैश जो है बेटा वो एक इनर्शियल पॉइंट है, और इनर्शियल पॉइंट है तो सूडो फोर्स लगाएंगे ही नहीं, तो सूडो फोर्स का टॉर्क कहां से आ जाएगा? तो P डैश के अबाउट टॉर्क नेट जीरो है। सो आई कैन अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट P डैश। रिमेंबर हाउ टू यूज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट P डैश, ना कि P। P डैश इज द पॉइंट ऑन ग्राउंड जस्ट बिसाइड P। बस खत्म कहानी। अब तो सारे लोगों को आता है लगाने हाउ टू अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सो इनिशियली आप चेक कर सकते हो, इनिशियली सिर्फ रॉड रुका हुआ था और बुलेट ऊपर जा रहा था, तो रॉड के लिए 0 हो जाएगा, प्लस बुलेट के लिए आप चेक कर लो, दिस एंगल वाज थीटा, आई होप। तो एम वी आर परपेंडिकुलर, याद करो, होप सो। ये वी नॉट इज इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन व्हिच इज एल लेंथ, तो आई कैन से एम वी नॉट एल। इसमें मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वी नॉट इट सेल्फ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ज्वाइनिंग, सो कॉम्पोनेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आफ्टर क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन एम्बेड कर गया बुलेट रॉड के अंदर, तो कंबाइन मास 2m हो गया। और अब ये रिजिड बॉडी का मुझे लिखना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट P डैश। सो हाउ टू राइट एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी? यू ऑल नो कि ये होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट, नॉट अबाउट, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये दो टर्म्स होते हैं, आप शायद जानते हो कि किस तरीके से लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मैं बस याद दिलाने के लिए लिख रहा था। यू कैन ऑल्सो राइट इट इज ICM ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ICM ओमेगा हो जाएगा, एंड प्लस एंगुलर मोमेंटम, ये तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बेटा? ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब आप सेंटर ऑफ मास को पॉइंट पार्टिकल मान रहे हो, और फिर उस पॉइंट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम चेक कर रहे हो P डैश के अबाउट। सो वी नीड दिस डिस्टेंस, वी नीड दिस डिस्टेंस। तो दिस इज हाउ मच, ये कितना था याद करो, पूरा L था, दिस वाज 3L/4 अगर आपको याद हो तो, और सेंटर ऑफ मास पे 2m मास रखा है बेटा, तो आप लिखोगे 2m r क्रॉस v, r इज दिस वैल्यू, r क्रॉस v। हाँ ना बताओ, कंफर्म करो एक बार, r क्रॉस v सेंटर ऑफ मास। अगेन v सेंटर ऑफ मास को लिखने के लिए आई रिकॉल द प्रीवियस डायग्राम, जो कि यहां पे दिस वाज द सेंटर ऑफ मास, और इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 3ωL/4 एंड u, इन दोनों का रिजल्टेंट वाज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो अपन इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो बेटा मुझे क्या करना है बताओ, आप चेक करो बेटा, इस ओमेगा 3L/4 का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, है ना, और नहीं, आप 3ωL/4 का कॉम्पोनेंट मत लो, you just take component of u, so it is going to be u cos theta here, u cos theta here, and u sin theta here. So अगर आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है बेटा सेंटर ऑफ मास का अबाउट P डैश, so this velocity which is u cos theta, it is never going to play any role in angular momentum of center of mass. This two component will play a vital role in the एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो आप सबको पता होगा
कि ये वेलोसिटी जो है वो पी डैश से गुजर रहा है, तो इसका कोई यूज नहीं होने वाला है। जो वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है इसी का इस्तेमाल करते हैं हम एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए। तो अगला स्टेप मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एम वी नॉट एल सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा प्यारे बच्चों। सो डू नॉट फॉरगेट हमारे पास एक रॉड था, रॉड का मास m और ये दूरी l/2 रही होगी। तो आप बताओ, बुलेट यहां पर आ गया, तो इसके अबाउट सिस्टम का नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बेटा। तो आप सबको पता है, देखो हम क्या करेंगे, हम पहले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास अलग अलग चेक करो, अलग अलग। पहले मुझे बताओ, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है। इट इज ml²/12 एंड दिस डिस्टेंस इज बच्चों l/4। तो मुझे इसके अबाउट चाहिए, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये, तो मुझे इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पूरे सिस्टम का। तो पहले इसके अबाउट रॉड का लिख लो, फिर पार्टिकल का लिख लेना, और क्या। तो इसके अबाउट रॉड का हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अबाउट दिस आई एम गोइंग टू यूज ml²/12 प्लस ml² या ml/4 का होल स्क्वायर। तो ये तो रॉड का वो प्यारे बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट। रिमेंबर यहां पे दो सेंटर ऑफ मास आपके दिमाग में घूम सकता है, एक रॉड का खुद का सेंटर ऑफ मास और एक कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। यहां पर तो हम कंबाइंड, ये क्या है, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है ना, ये सिस्टम का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है, यानी कि रॉड प्लस पार्टिकल को मिला के जो सेंटर ऑफ मास बना वो यहां पे है आईसीएम, उसके अबाउट आप आईसीएम लिख रहे हो। तो कैसे लिखोगे, तो मुझे कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए रॉड का और पार्टिकल का, तो पहले रॉड का लिख लो, हाउ टू राइट, रॉड का सेंटर, रॉड के खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है ml² प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो ml/4 का होल स्क्वायर। तो रॉड का हो गया इतना, प्लस इस पार्टिकल का तो बहुत सिंपल है, पार्टिकल का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²। This is going to be moment of inertia of combined system about center of mass. So ml²/12 प्लस वो दो बार हो जाएगा बेटा, ml²/16 हो जाएगा, इंटू 2 करोगे तो ml²/8 हो जाएगा। अगर कोई कैल्सी एरर हो तो मुझे प्लीज बता देना आप लोग। प्लस 2m, r क्या है बेटा, r जो है वो ये वाली दूरी है अपनी, विच इज 3l/4 एंड वी नो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यहां पर यूज होने वाला है, ओमेगा 3l/4 माइनस v sin थीटा, u sin थीटा। भाई क्या है ये, तो 3 माइनस u sin थीटा। तो दिस इज गोइंग टू बी द एंगुलर मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट अबाउट पॉइंट p डैश। चेक कर लो, 3 माइनस u sin थीटा, दिस इज गोइंग टू द नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक, गुड। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन आई एम हैविंग। ये दो इक्वेशन है प्यारे बच्चों, एक बार चेक करो, इनको सॉल्व करो और बताओ कि कितनी वैल्यू आ रही है। हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इनको हम सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। पहले तो आप सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा ये जरा चेक कर लो। mv0 sin थीटा, मैं इसको अलग से लेके चलता हूं, ये कितना था इक्वेशन नंबर 1, कहां गए भैया, हाँ mv0 sin थीटा था। सो mm तो कट ही जाएगा, मैं पहले देता हूं आपको समझाने के लिए, mv0 sin थीटा एंड, या फिर सुनो ना, आप लोग कैलकुलेशन खुद से कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फिर अगर मैं इसका कैलकुलेशन करने बैठूं तो। बट दिस इक्वेशंस आर वेरी मच फाइन,
तो आप इन दो इक्वेशंस को यूज करके हम जो दो अननोन थे हमारे पास, दैट वाज u एंड ओमेगा, वी कैन फाइंड इट आउट। और वो कितना आता है ये मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है प्यारे बच्चों, वो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, बता सकता हूँ आपको कितना आता है ये। तो प्लीज आप लोग ये सॉल्व कर लोगे और बताओगे, कंफर्म करोगे कि सही बात है कि नहीं। यू हैव टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड यू आर गोइंग टू गेट दी टू वेरिएबल्स। जो मेरे पास v था, जो ओमेगा है वो आता है v नॉट बाई एल। आप दो इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट ओमेगा इज v नॉट बाई एल एंड जो u की वैल्यू आती है प्यारे बच्चों वो आती है v नॉट बाई 3√2। सो दिस इज द टू वेरिएबल्स जो हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके पाते हैं। दोनों को जब सिंप्लीफाई करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स आप सॉल्व कर सकते हो, तो वहां से आपको ये दो वैल्यू मिलती है। आप कंफर्म करोगे कि ये वैल्यू आ रही कि नहीं, ये इतनी वैल्यू आ जाती है, मैंने सॉल्व किया हुआ है, आ जाता है इतना वैल्यू, ठीक है ना। बट आप भी करना, बिकॉज आप करोगे, आप खुद से करोगे, खुद से आंसर पाओगे, खुशी अलग होती है वो, ठीक है ना। इतनी मेहनत मशक्कत करके हमने ये दो चीजें निकाल ली, बट अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। क्यों भाई? बिकॉज इट वॉज ऑल अबाउट टू फाइंड द टेंशन इन द रस्सी जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। सो नाउ लेट्स come to the part where we have to calculate the tension, but these are the required variables to find tension, तो इसलिए मैंने इनको पहले निकाल लिया, ठीक है। आइए नाउ कैलकुलेशन ऑफ टेंशन। कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, देखते हैं कि टेंशन को कैसे कैलकुलेट किया जाए। चलो भाई देखो, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे था, और तो बच्चों अगर मैं तुमसे ये कहूं कि सिर्फ रॉड का एबीडी बनाओ, क्यों भाई? क्योंकि टेंशन सिर्फ किस पे लग रहा है? रॉड पे लग रहा है, तो आप तो सिर्फ रॉड का एबीडी बनाओ, ठीक है। आप तो सिर्फ रॉड का एबीडी बनाओ और बताओ कि रॉड के एबीडी में या ऐसा करो, फिलहाल कंबाइन बनाते हैं, फिर आगे टॉर्क वर्क जब निकालेंगे तो अलग अलग देख लेंगे, ठीक है ना। चलो पहले मैं कंबाइन कहीं बनाता हूं। सो कंबाइंड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास था वो कहीं यहां था, 2m एंड इट वाज द सेंटर ऑफ मास। ये डिस्टेंस भी हम जानते थे कितना है, ये डिस्टेंस भी जानते थे हम लोग कितना है, ये वाला 3l, ये वाला l/4 हो जाएगा, एंड दिस वाज 3l/4 गाइज, एंड पॉइंट P। So this was the tension in the string। अब देखो, अब एक तरीका तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो हम दो डायरेक्शन में ले लेते हैं, एक अलोंग द रॉड और एक परपेंडिकुलर टू द रॉड। फिर वहां से टेंशन के कंपोनेंट करने पड़ जाएंगे फिर तुम्हें, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, और फिर उसको इक्वेट करना पड़ेगा mx my से। फिर टॉर्क की इक्वेशन तो लिखनी है तुम्हें, तो ऐसे तो 3-4 इक्वेशन बन जाएंगे तुम्हारे, महाभारत हो जाएगी। तो क्या करो, तुम्हें तो टेंशन निकालने से मतलब है ना, तुम तो ये बताओ सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ टेंशन है? हाँ है, और क्या। तो सिस्टम को एक्सलरेट कराने का काम कौन करेगा? टेंशन करेगा सर। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा प्यारे बच्चों, उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा। तो भैया नेट फोर्स सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ टेंशन है, तो डोंट यू थिंक कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए, नेट एक्सेलरेशन जो होना चाहिए सेंटर ऑफ मास का, इट शुड बी एग्जैक्टली अलोंग सेंटर टेंशन या स्ट्रिंग। जिस डायरेक्शन में टेंशन होगा या स्ट्रिंग है, उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास
मस्ट एक्सेलरेट, नेट एक्सेलरेशन मस्ट बी अलोंग दिस डायरेक्शन। अब आप इसके कंपोनेंट कर लो एक्स वाई, वो अलग बात है, बट नेट एक्सेलरेशन क्रिस्टल क्लियर है कि जिधर नेट फोर्स है उधर ही होनी चाहिए। सो आई कैन से नेट फोर्स on center of mass, it is equals to net mass of the system, that is going to be the equation number 1. दूसरा torque. Now for torque calculation you just draw FBD of individual rod. अकेला रॉड का FBD बनाओ टॉर्क की इक्वेशन के लिए। तो टॉर्क की इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, रॉड का FBD अकेला बना देता हूं मैं, नीचे ही बना देता हूं ज्यादा, ठीक। तो यू विल सी कि जो रॉड है, रॉड पे टेंशन यू लग रहा होगा, और रॉड का, चूंकि ये अकेला रॉड का तुम FBD बना रहे हो, इट इज सिंगल रॉड, ना कि इसमें वो जो बुलेट धंस गया है तो उनका कंबाइन नहीं बना रहे हो FBD, आप सिर्फ और सिर्फ बेटा आप क्या बना रहे हो यहां पर, सिर्फ और सिर्फ आप बना रहे हो इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है कि किसका FBD बना रहे हैं हम लोग? कंबाइंड सिस्टम का नहीं बना रहे हैं हम लोग, किसका बना रहे हैं? खाली सिंगल रॉड। समझ गए बात को? कंबाइंड का बनाते तो क्या होता बताओ? और कंबाइंड सिस्टम का भी हम टॉर्क लिखते तो क्या हमारा काम पूरा हो सकता था? लेट मी सी। अगर मैं अकेला बनाऊंगा तो एक तो टेंशन दिखा दूंगा, और नॉर्मल रिएक्शन ऑल्सो आई हैव टू अप्लाई, तो नॉर्मल का भी टॉर्क लेना पड़ जाएगा, विच विल इंट्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा वेरिएबल, है कि नहीं? तो लेट मी सी कि क्या बेहतर होगा टॉर्क की कैलकुलेशन के लिए। अगर मान लो मैंने अकेला रॉड का FBD बनाया तो क्या ये इजी कर रहा है मेरे मैथमेटिक्स को? अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोचेंगे और तरीका, और क्या। तो अगर देखें, अगर मैं अकेला FBD बनाऊं रॉड का, तो सोचो टेंशन ऐसे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां बीचों बीच आएगा, और वन मोर थिंग यू विल इंट्रोड्यूस, एक और चीज आप इंट्रोड्यूस कर दोगे, और वो क्या इंट्रोड्यूस करोगे कि बुलेट लगा है ना, इंपैक्ट के जस्ट बाद आप कर रहे हो सारा हिसाब किताब, सारा हिसाब किताब आप इंपैक्ट के जस्ट बाद कर रहे हो। जो बुलेट लगा होगा टक से, उसी टाइम पर इंपल्स टेंशन आया होगा यहां पे, और उसी टाइम पर आप ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हो, FBD बना रहे हो, तो आप यहां पर गलती से एक नॉर्मल इंट्रोड्यूस कर दोगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। इसका मतलब इंडिविजुअल रॉड का अगर FBD बनाऊंगा, एक फालतू का मुसीबत मोल ले लूंगा, ये नॉर्मल फिर अलग सा काम करना पड़ जाएगा। इसका मतलब नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं है सर। रॉड का अलग से FBD बनाना फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क पसंद नहीं आया सर, इट इज नॉट गुड। तो क्या करें? करना क्या है? कंबाइंड सिस्टम पे टॉर्क लिखो ना। हाँ, तो कंबाइंड सिस्टम का बेटा सेंटर ऑफ मास कहां बैठ रहा था, वो आपको पता है कहां बैठ रहा था। मैं लाइन को पीछे खींच लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहां पर 2m मास। तो बताओ, अब टॉर्क कंबाइंड सिस्टम लेने से वो नॉर्मल जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो हट गया अब तो सिस्टम में, क्योंकि पहले मैंने कहा था आपसे कि एक्शन रिएक्शन पेयर का टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट 0 आता है। तो बड़ा अच्छा लगा ये तो। अब समस्या क्या, अगली समस्या मेरे सामने ये है कि सर मैं टॉर्क बराबर आई अल्फा किसके अबाउट लिखूं? टॉर्क बराबर आई अल्फा सर किसके अबाउट लिखूं? दिस इज द मेन समस्या।
तो सुनो अगेन, हालांकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाना चाहिए, किस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाना चाहिए जिसमें गलती करने के चांसेस बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है। आप कहीं भी किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बराबर आई अल्फा नहीं लगा दोगे भाई, कहीं भी किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाओगे ना गलती कर दोगे। कैसे गलती करोगे ये मैं प्रॉपर एक लेके आऊंगा वीडियो और उसमें समझाऊंगा कि किसी भी पॉइंट के अबाउट जब आप लिखते हो टॉर्क बराबर आई अल्फा तो एक बड़ी मिस्टेक होती है जो कि आंसर में गलती लेकर आती है। तो बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज वी ट्राई टू राइट टॉर्क बराबर आई अल्फा अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों आप क्या करो, आप तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बराबर आई एम गोइंग टू राइट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। हम किसी भी पॉइंट के अबाउट नहीं लगा सकते, बात होगी इसके बारे में खुल के, टेंशन मत लो। आप हक्का बक्का रह जाओगे सर बचपन से हम जो पढ़ते आ रहे थे वो कैसे गलत निकल रहा है। गलत क्या, उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों यहां से टी का कॉस विल क्रिएट, टी कॉस थीटा विल क्रिएट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड दिस डिस्टेंस इज 3l/4 वी ऑल नो। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी जस्ट निकला है, बुरा मत माना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ml²/12 प्लस, ये कैसे आया था वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड विच आई विल बी यूजिंग फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। अगर आप समझे इसमें तो अल्फा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से बच्चों जो अल्फा आएगा आप चेक करना कितना आ रहा है अल्फा, 4 या 12 दूनी 8, 2 है 3, 3 2 तो 5 ऊपर आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 18t cos थीटा बाई 15। लेट्स चेक इट आउट, इसको 2 मत बोलो, एक बार कंफर्म करो कि ये कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अल्फा की वैल्यू इतनी आ रही है 18t cos थीटा डिवाइड बाई, मैं जल्दीबाजी में 15 लिख बैठा जबकि ये 5 होना चाहिए था, 3 2 5 ही तो होता है, ठीक है। सो आई वुड यूज दिस इक्वेशन फॉर फर्दर कैलकुलेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बेहतर है अपना काम होने ही वाला है। नाउ वी आर एट द फाइनल स्टेज, बस आंसर आने ही वाला है, एक चीज और अप्लाई करनी बाकी है, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर प्रॉब्लम ये है बेटा कि आपका जो अल्फा है वो अननोन है, अल्फा इज अननोन, अल्फा एक अननोन है, दिक्कत यहां पे आ रही है। अल्फा अगर नोन होती तो यहीं पे आंसर आ गया था। दूसरा एसीएम भी अननोन है, एसीएम भी अगर पता होता तो यहां पे टेंशन की वैल्यू निकल गई होती। ये दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आंसर अभी तक नहीं आया है। सो वी मस्ट रिक्वायर वन मोर इक्वेशन एंड लेट्स चेक इट कि वो क्या इक्वेशन है जिसको यूज करके हम फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्या चीज है वो जरा देखिए ध्यान से आप लोग। इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हमने ये डिस्कस किया था बच्चों कि जो पॉइंट पी है ये मजबूर है रस्सी के परपेंडिकुलर मूव करने के लिए। एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट रस्सी के परपेंडिकुलर मूव करेगा पॉइंट पी। नाउ यू कैन सी, लेट्स टेक दिस पॉइंट हिंज पॉइंट। अब आप सोचिए पॉइंट पी की जो वेलोसिटी है वो इस आर के परपेंडिकुलर है प्यारे बच्चों। तो डोंट यू थिंक कि पॉइंट पी इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन अबाउट एच। थिंक अबाउट दिस ना, कि हमने पहले ही ये बात कर रखा था आप लोगों से कि जो पॉइंट पी है वो मजबूरी में रस्सी के परपेंडिकुलर ही मूव करना चाहेगा इनिशियल फेज में। तो आप सोचिए अगर ऐसा है तो दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, सो इट विल ट्राई टू मूव in a circular path with respect to this h। और अगर ऐसा है, अगर वाकई में ऐसा है तो यानी कि इस पॉइंट के पास 2 एक्सेलरेशन अवश्य रहे होंगे। अगर सच में ऐसा है सर तो इस पॉइंट के पास 2 एक्सेलरेशन अवश्य रहे होंगे। एक तो रहा होगा सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल, एक अवश्य रहा होगा सेंट्रीपिटल और एक रहा होगा टेंजेंशियल।
सेंट्रीपिटल यानी कि नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स इट्स सेंटर, जिसको आप चाहते, तो जो इसकी स्पीड है, आपको पता है ना कि सेंट्रीपिटल कितना होता है, इस पॉइंट पी का जो स्पीड है उसका स्क्वायर डिवाइड बाई यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, उस सवाल में डी दिया हुआ है। यानी कि बच्चों पॉइंट पी का जो नेट एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स दिस लाइन, इट इज नथिंग बट इट शुड बी इक्वल टू वी यू स्क्वायर, यू इसकी स्पीड है, यू स्क्वायर बाई डी। ये होना चाहिए, हर हालत में ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉइंट पी जो है वो इनिशियली सर्कुलर पाथ पे चलना चाहेगा हिंज एच के रिस्पेक्ट में। तो एक सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन आएगा वो गारंटीड, जो कुछ भी आए, हो सकता है कि 10-15 इधर उधर कंपोनेंट्स हो, पर उन सारे कंपोनेंट्स को अगर आप रिजॉल्व करते हो इस डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई डी। कॉन्सेप्ट है ये। तो सेंटर की तरफ नेट एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर, वी इसकी स्पीड, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई दिस रेडियस, और क्या। तो आइए चेक करते हैं इंडिविजुअली कि पॉइंट पी का जो मोशन है वो कैसा होने वाला है, तब जाके हम इक्वेशंस को लिख सकते हैं। देखो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाऊं तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि जो पॉइंट पी है प्यारे बच्चों, अभी बात हुई थी हम लोगों के बीच कि अगर आप रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट पर बैठोगे तो ऑल अदर पॉइंट विल बी ट्रीटेड एज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट द गिवन पॉइंट। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास पर किसी ऑब्जर्वर को बैठाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पॉइंट पी जो है वो सर्कल में घूम रहा है। और अगर सर्कल में घूम रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इसके पास दो एक्सेलरेशन तो अवश्य रहने चाहिए, एक एटी और एक एसी, एक एटी और एक एसी। ये हो जाएगा अल्फा इंटू आर और एसी इज ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ या ना। बट दिस इज द एक्सेलरेशन एसी एटी, दिस इज द एक्सेलरेशन सीन बाई हुम? ये वाला एसी और ये वाला एटी, पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है, ये किसको दिखाई देगा? तुम्हें दिखाई देगा, मुझे दिखाई देगा, या उस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा जो सेंटर ऑफ मास से बैठा है? यही तो समस्या है। ये पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है वो इधर एसी इधर एटी, ये ना तो तुम्हें दिखाई देगा ना ही मुझे दिखाई देगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा जो सेंटर ऑफ मास से बैठा है। तो वही बात है, अगर मुझे पॉइंट पी का नेट एक्सेलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में चाहिए तो व्हाट शुड आई डू? मुझे इसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन को वेक्टरली जोड़ना पड़ेगा। कैसे? जरा देखना ध्यान से। वही बात हो गई, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को आप क्या लिखोगे बताओ जरा? इट इज दिस एसी एंड एटी, बट इसको अगर ओपन करोगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ पी रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ पी ग्राउंड के फ्रेम में चाहिए तो इन भैया को पीछे लेकर आओ, तो होगा एक्सेलरेशन ऑफ पी रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस वैल्यू विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ पी रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यानी कि मुझे अगर पॉइंट पी का एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन? अगर मुझे पॉइंट पी का एक्सेलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में चाहिए तो क्या करूं? मैं? अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी ग्राउंड के फ्रेम में चाहिए तो क्या करूं सर? तो क्या करो, आप एक्सेलरेशन ऑफ पी सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देखो। क्या करो? आप पी को सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देखो। सर मैं पी को सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देखा तो ये दिखाई दे रहा है। इस चीज में आप सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जोड़ दो आप। ये ग्राउंड है, जी है ये। तो यानी कि सर अगर आपको पी का एक्सेलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में चाहिए तो पी को आप सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देखिए। तो पी को सेंटर ऑफ मास से बैठ के देख लिया तो एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल दिखाई दिया। इसमें क्या और एक्स्ट्रा जोड़ दो? तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन को जोड़ दो। तो व्हाट वाज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? इट वाज ACM एंड इट वाज पैरेलल टू दिस रस्सी। तो यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन था वो रस्सी के, ये रस्सी थी ना, ये रस्सी, तो इसी रस्सी के पैरेलल था ना सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। और इसकी वैल्यू हमने ACM बोला हुआ था। कलर चेंज कर लेते अपना। आजा।
तो ये ACM था प्यारे बच्चों। तो क्या करो, अगर आपको P का एक्सेलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में चाहिए तो P को सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखा और उसमें क्या ऐड कर दिया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन को एज इट इज जोड़ दिया। सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को एज इट इज जोड़ दो, क्या दिक्कत आ रही है। और ये वाला एंगल थीटा था अगर तुम्हें याद हो तो पॉइंट P का जो नेट एक्सेलरेशन होगा बेटा वो इसका और जो ACM आपने यहां पे रखा इसका, इन तीनों का वेक्टर सम जो करोगे तो पॉइंट P का नेट एक्सेलरेशन आएगा ग्राउंड के फ्रेम में। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे रस्सी के अलोंग चाहिए। बताओ रस्सी के अलोंग नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा। इफ आई राइट नेट एक्सेलरेशन ऑफ P अलोंग स्ट्रिंग कितना आएगा, अगर आप ये लिखना चाहो तो ये आप लिख सकते हो बेटा। यहां पे आप देख सकते हो कि ACM है, रस्सी के अलोंग ACM है, AT का कंपोनेंट आएगा एक तो ACM प्लस AT कितना है, अल्फा आर, अल्फा आर का कॉस थीटा आ जाएगा। अल्फा आर आपको पता है ना, आर कितना था, 3L/4 था। अरे आर ये है ना, ये वाली दूरी आर है बेटा, ये आर है। तो आर कितना है, 3L/4 था। सो अल्फा 3L/4। तो ACM AT का कॉस और फिर AC का जो कंपोनेंट अलोंग द रस्सी आएगा वो आएगा साइन। देखते हैं ना। तो AT इज अल्फा इंटू आर, इसका कॉस, एंड AC का साइन आएगा वो इधर आएगा, AC विच इज ओमेगा स्क्वायर आर, इसका साइन थीटा आएगा जो कि उल्टा आ रहा है। सो आई शुड राइट माइनस AC साइन थीटा। AC इज ओमेगा स्क्वायर आर, आर कितना है बेटा, आर है 3L/4। तो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P। क्या कहते हो, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P अलोंग रस्सी, क्या कहते हो। और नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P अलोंग रस्सी ये कितना होना चाहिए था वास्तविकता में, नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P अलोंग रस्सी कितना होना चाहिए, सब मिल मिला के v²/d सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। याद करो, इट शुड बी इक्वल्स टू u²/d। अब सुनो, आपके पास u ऑलरेडी v0/√3 निकला हुआ है, ओमेगा की वैल्यू v0/L निकल चुका है पहले ही, cos थीटा इज 1/3। तो एवरीथिंग यू नो। अब आपको ACM की वैल्यू यहां रखना है, अल्फा की वैल्यू रखना है, और जो भी वेरिएबल्स है उन सारी वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। लेट्स पुट ACM कितना आएगा, तो चेक करो यहां से ACM कितना आएगा, T/2m। तो T/2m प्लस अल्फा 3L/4 कॉस। बेटा कॉस थीटा कितना है, 1/3 था, तो कॉस को 1/3 रखोगे ना तो 1/3 और ये 3 कट जाएगा। ध्यान रखना, कॉस को 1/3 तो ये 3 कट जाएगा, L/4 बचेगा। तो अल्फा L/4 बच रहा है, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, अल्फा इज दिस वैल्यू। तो क्या लिखूंगा मैं, 3 कट चुका है तो अल्फा L/4 लिखूंगा मैं, अल्फा L/4 लिखूंगा। तो अल्फा की जगह रखूंगा 18 T cos थीटा डिवाइड बाई 5 ml, ये अल्फा था, अल्फा L/4। होप सो सही लिखा है मैंने, कुछ छोड़ा नहीं है। सुनो ध्यान से, cos इज 1/3 कट चुका है, सो अल्फा L/4, तो L/4 तो रखा ही मैंने यहां पे, और अल्फा की वैल्यू 18T cos थीटा बटे 5 ml था कि नहीं, बिल्कुल सही रखा है मैंने, कोई गड़बड़ नहीं करी है। माइनस ओमेगा, वी हैव द वैल्यू ऑफ ओमेगा गाइज। ओमेगा मैं यहां बता देता हूं, ओमेगा कितना आया था, निकाल चुके हम लोग, v0/L आया हुआ है। u की वैल्यू आया था v0/3√2, होप सो इतना आया था, ध्यान रखने के बाद ये वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा वैल्यू। तो ओमेगा इज v0/L, तो v0²/L² आएगा। साइन थीटा भी आप चाहो तो निकाल सकते हो ट्रायंगल की हेल्प से, तो आएगा हमारे पास v0²/L²,
ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, 3l/4 रखना पड़ेगा मुझे, और साइन थीटा, तो कॉस इज 1/3, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 2√2/3 हो जाएगा। लेट मी सी, हाँ ये अपना साइन थीटा की वैल्यू है, ध्यान रखना। कॉस इज 1/3 तो साइन इज दिस वैल्यू। कुछ और ओमेगा रख दिया, 3l/4 रख दिया, साइन रख दिया, बढ़िया बढ़िया। दैट इज u स्क्वायर बाई डी। u कितना है भैया, तो v0/3 √2 था, स्क्वायर करोगे तो v0 स्क्वायर बाई 9 to the 18, और ये एक d है, ये वैल्यू आने वाली है। सो वी हैव ओनली वेरिएबल लेफ्ट विथ अस इज टेंशन t। सो काटाबिटी करते हैं पहले तो। अगेन cos थीटा इज 1/3, तो 3 छक्का 18, एक l की जान ले ली गाइज, 1l has gone up with 1l, and 2 to the 4, 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, तो वी हैव t/2m प्लस 6t, कुछ बच नहीं रहा है ना, अपॉन 5m, कुछ भी सॉरी मुझे लग रहा है कि मैंने गड़बड़ कर रखी है। 6t और ये 5 4 20, 5 4 20, 60/20m, v0 स्क्वायर बाई 18d, ये नेगेटिव उधर जाके पॉसी बन जाएगा v0 स्क्वायर, एंड साथ में क्या आएगा बच्चों, जरा देख लेते हैं। ये √2 है, ये 2 है, तो वी हैव √2 डिवाइड बाई 2 एंड l। अगर कोई कैल्सी मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज माफ करें, हो सकता है कुछ छोड़ दिया हो मैंने, बट मुझे लग तो नहीं रहा, क्योंकि डायमेंशनली सब सही जा रहा है। v0 स्क्वायर बाई डिस्टेंस सही जा रहा है, कुछ फैक्टर रखने में गड़बड़ नहीं कर दी, बस एक बार चेक करना। तो मुझे 3 से 3 निपट गया, बहुत अच्छी बात है, 2 से 2 निपट गया, बहुत अच्छी बात है, l ने l की जान ले ली, बहुत सही है। तो ठीक है, आई होप सही है। एक बार करते हैं सॉल्व, फाइनल आंसर से मैच नहीं करेगा तो मतलब कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, और क्या, बाकी तरीका तो सही है। आइए, तो ये 20 है, तो 10 से गुणा और 10 से भागा कर लो, ये 16/20 m। v0 स्क्वायर अपन बाहर निकाल सकते हैं बेटा, तो v0 स्क्वायर अगर आप बाहर निकाल लेते हो, इसको भी हटा ही लो ना, ये कितना था, v0 स्क्वायर कहाँ गया, √2 था ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 कट जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और एक l रह जाएगा, तो वी हैव 1/18d प्लस 1/√2l। ओके, 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, तो टेंशन बराबर हो जाएगा 5 v0 5mv0 बटे में 4। कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूं क्या, ठीक है, सही बात है, 1/18d प्लस 1 बाई, तो ये आ गई हमारे पास टेंशन की वैल्यू, इतना टेंशन आएगा। लो भाई, देख लेते हैं इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो INPHO का आंसर था, मैंने क्या गड़बड़ करी है, v0 स्क्वायर छोड़ा हुआ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, आंसर तो मुझे बिल्कुल सही है, इट इज द करेक्ट आंसर, बहुत सही, उम्दा, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इतना का टेंशन आएगा, इतना का टेंशन आएगा, ये सही है, ठीक है। ये तो एक पार्ट था ही, देखो इतना सारा कैलकुलेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए इतनी सारी बातें बोली जाती हैं, सो दैट नो वन नोज कि JEE एडवांस जब कोई क्वेश्चन पटकेगा आपके सामने तो वो किस चीज़ को ध्यान में रख के आपके सामने क्वेश्चन लेकर आएगा, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, आपको कॉन्सेप्ट
में कहीं लैगिंग ना हो जाए। दैट्स वाई हर चीज़ एक एक चीज़ क्लियर कट बताई जाती है कि हाँ हमने कैसे यूज़ किया इस कॉन्सेप्ट को और रियलिटी में कैसे यूज़ करना चाहिए। तो इस वजह से आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो जब आपको थ्योरी अच्छे से पता हो कि किस तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम या टॉर्क की इक्वेशन कैसे लगाते हैं। अगर ये आपको बारीकी से पता है तो ही आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। टॉर्क बराबर आई अल्फा समझ लेने से काम नहीं चलता, हमें ये जानना पड़ेगा कि वो कैसे और कहाँ, जो कि मैं एक वीडियो में लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, कि किस तरीके से टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाना चाहिए। ओके, इसमें एक चीज और है, जैसे क्वेश्चन देने वालों ने यह भी पूछा था कि इंपैक्ट के जस्ट बाद टेंशन आएगा कि नहीं आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इंपैक्ट के जस्ट बाद टेंशन जीरो हो जाए? इज इट पॉसिबल टू हैव जीरो टेंशन जस्ट आफ्टर इंपैक्ट? क्या ये हो सकता है? ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट था। क्या ऐसा हो सकता है कि इंपैक्ट के जस्ट बाद टेंशन जीरो हो जाए? सो दिस आई एम लिविंग अप टू यू। यू हैव टू थिंक कि क्या टेंशन जीरो हो सकता है? इज इट पॉसिबल टू हैव जीरो टेंशन इमीडिएटली आफ्टर इंपैक्ट? तो आपको ये देखना है, यू हैव टू चेक that can tension in the string be zero immediately आफ्टर इम्पैक्ट? आप अपने आंसर को कमेंट करके भी बता सकते हो, है ना। आप चाहो तो कमेंट करके भी बता सकते हो कि क्या टेंशन इम्पैक्ट के जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट टेंशन जीरो हो सकता है क्या, हाँ या ना। और आप चाहो तो उसको एक्सप्लेन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे दिखे कि हाँ आपने कुछ सीखा समझा, तो उसको अप्लाई करके कुछ आपने खुद से भी काम किया। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो इसी के आधार पर मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ छोड़ के जा रहा हूं। आप इसको ट्राई करना और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। क्या है वो क्वेश्चन, जरा देखते हैं। एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास m लेंथ l, और इसको भैया हमने वर्टिकल प्लेन में, दिस टाइम आई एम हैंगिंग दिस रॉड इन द वर्टिकल प्लेन। ओके, अगर मैं जी दिखा रहा हूं इस तरीके से, इसका मतलब यही होता है कि वर्टिकल प्लेन में ये सिस्टम को हैंग किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, लेंथ l is hanged in vertical plane with the help of two light string symmetrically find tension in the string immediately after one string is cut।
फॉर सिंप्लिसिटी यू कैन टेक थीटा इज 60 डिग्री। 60 डिग्री, बेहतर है कि 37 ले लो ताकि वो रूट वूट ना आ जाए यार, मैं रूट वूट से बड़ा। तो ये वर्टिकल प्लेन में यूनिफॉर्म रॉड को हैंग कर रखा है तुमने, रस्सियां मासलेस हैं, सिमेट्रिकली हैंग किया है। किसी एक रस्सी को काटोगे, इमीडिएटली आफ्टर दैट दूसरे रस्सी में कितना का टेंशन जनरेट होगा, दैट इज द क्वेश्चन। थीटा तो अननोन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, थीटा तो बस नाम के लिए दे दिया यार, और क्या मतलब समझ रहे हो ना बात को। थीटा अननोन लेके सॉल्व करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, आप थीटा को 60 ले लो, 37 ले लो, उसके अकॉर्डिंग आंसर अपना एडजस्ट हो जाएगा, और क्या है ना। बस कॉन्सेप्ट इज द मेन इशू। ओके, तो आई होप आप ये क्वेश्चन करोगे, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।